और बड़ी ख्याल है। जय हिंद। इस वीडियो में इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस फुल चैप्टर सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो आई विल इक्विप यू विथ ऑल द आर्सनल यू नीड टू स्कोर मैक्सिमम इन योर एग्जाम्स। अगर हम इस चैप्टर को डायरेक्टली किसी रियल लाइफ एप्लीकेशन से को रिलेट करें तो सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। इसलिए तुम ये 30 सेकंड की क्लिप देखो, उसके बेसिस पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। A few days in, the rover used a laser detector to find out what elements were present on the lunar surface. This works by firing the laser into the surface, turning a small portion of it into plasma. The light from that plasma is then captured and broken down into a spectrum. This basically shows the level of light at different wavelengths. Every element emits and absorbs light at specific wavelengths, creating a recognizable line on the spectrum. By comparing these lines to the ones found in the plasma, we can determine which elements are present. But what did they find? Well, they found a bunch of elements. Things like aluminum, sulfur, iron, silicon, and even oxygen. बेसिकली ये एक एनिमेशन है इसरो के चंद्रयान मिशन का। अभी जो वीडियो हमने देखी उसका ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले रोवर मून की सरफेस पर मूवमेंट कर रहा है और एक सुटेबल स्पॉट ढूंढ रहा है। फिर रोवर के अंदर से लाइट निकलती है जो मून की सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती है और इसी इंटरेक्शन का एक ग्राफ तैयार किया जाता है। ग्राफ के डेटा को पीरियोडिक टेबल के डेटा से कंपेयर करके हम ये पता लगाते हैं कि मून की सरफेस पर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। कंक्लूजन, इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ऐसी टेक्निक्स पढ़ेंगे जो हमें किसी भी मैटर के अंदर ये बताने में मदद करेगा कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, किस टाइप के बॉन्ड्स हैं, मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री कैसी है और ऐसी बहुत सारी चीजें। शुरू करते हैं। सबसे पहले दो बेसिक चीजें क्लियर करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ लाइट और दूसरा इसी से रिलेटेड लाइट एंड मैटर इंटरेक्शन। हम जिस लाइट की बात कर रहे हैं वो किस टाइप की लाइट है? वो बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 तरह की होती हैं और अगर इन सातों को एक सीरीज में एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ तो हमें मिलता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कुछ इस टाइप का दिखता है। ह्यूमन आइज इस पूरे स्पेक्ट्रम के सिर्फ विजिबल लाइट वाले पार्ट को देख सकती हैं, यानी वो सारी चीजें जो 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ एमिट करती हैं वो इंसान की आंखों द्वारा डिटेक्ट की जा सकती हैं और जो इससे ज्यादा या इससे कम वेवलेंथ एमिट करेंगे उनको हम नहीं देख सकते। इस चैप्टर में हम 4 वेव्स को पढ़ेंगे, दैट इज रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट एंड अल्ट्रावायलेट। इस पूरे यूनिवर्स में सारी चीजें मैटर है और लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। जब मैटर और लाइट आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा या तो वो एनर्जी एमिट करेगा। पूरे चैप्टर में तुम्हें ये 3 चीजें कॉमन देखने को मिलेंगी। लाइट सोर्स, जहां से रेडिएशन निकलेगी। रेडिएशन किसी भी चीज की हो सकती है। इंफ्रारेड, यूवी विजिबल, रेडियो। रेडिएशन मैटर सैंपल से इंटरेक्ट करेगी और वो सैंपल उस रेडिएशन को कैसे एब्जॉर्ब करता है इसको हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल के अंडर। और सैंपल से गुजरती हुई रेडिएशन जाएगी डिटेक्टर के पास और डिटेक्टर कंप्यूटर से अटैच्ड होगा और कंप्यूटर में हमारा ग्राफ बनेगा और उस ग्राफ को हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन के अंडर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होगा, लाइट का सोर्स इंफ्रारेड रेडिएशन को रिलीज करेगा और मैटर सैंपल से इंटरेक्ट करेगा और हम ये पता लगाना चाहेंगे कि वो कौन सा पल होगा, ऐसा कौन सा मोमेंट होगा जब इंफ्रारेड रेडिएशन जो हमने मैटर सैंपल पर डाली थी वो सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई है। तो आइए समझते हैं। ये बात हमें पहले ही क्लियर है कि जो मैटर होता है उसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स के अंदर छोटी छोटी मूवमेंट, कुछ मोशन होता रहता है और उनको बोला गया है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जो इसका प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इंफ्रारेड की एब्जॉर्प्शन के लिए अगर हम ऐसा कर सकें कि जिस फ्रीक्वेंसी से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी पे अगर हम इंफ्रारेड रिलीज कर दें तो वो मैटर उस इंफ्रारेड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और यही एब्जॉर्ब एनर्जी हमारे मैटर में जो वाइब्रेशनल मोशंस हो रही थी छोटी छोटी, उनके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। यानी कि पहले जिस स्पीड से वाइब्रेट कर रहे थे मॉलिक्यूल्स अब थोड़ी ज्यादा स्पीड से मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे और फाइनली एंड में जब रेडिएशन मैटर से गुजरती हुई डिटेक्टर के पास पहुंचेगी तो वो सारी एक्टिविटी मोशन की रिकॉर्ड कर ली जाएगी एक ग्राफ में और इसी को बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे मॉलिक्यूल्स इस इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है सिर्फ वही काबिल होते हैं इस इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अगर तुमसे कोई ये पूछे कि बताओ H2 या Cl2 में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पॉसिबल है तो तुम सीधे ना बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है H2 और Cl2 दोनों सिमेट्रिकल बॉन्ड्स हैं
और दोनों ही में डाइपोल मोमेंट एब्सेंट है। अब डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के बारे में। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस दो तरह की हो सकती है, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग यानी वो दो एटम्स के बीच में हो रही है और बेंडिंग दो से ज्यादा एटम्स के बीच में होती है। स्ट्रेचिंग में बॉन्ड लेंथ में बदलाव आता है, बेंडिंग में बॉन्ड एंगल में बदलाव आता है। स्ट्रेचिंग के भी फर्दर दो टाइप्स हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। और बेंडिंग में दो टाइप्स हैं, इन प्लेन या फिर आउट प्लेन। इन प्लेन के भी फर्दर दो टाइप्स हैं, सिजरिंग, रॉकिंग। आउट प्लेन के ट्विस्टिंग, बैगिंग। इमेज में देख सकते हो कि किस टाइप के मोशन किस टाइप की मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं। बात करते हैं आईआर एक्टिव और आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स की। तो जो एसिमेट्रिकल स्ट्रेच बेंड करते हैं वो आईआर एक्टिव होते हैं, और जो सिमेट्रिकल स्ट्रेच बेंड करते हैं यानी कि उनमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता तो वो आईआर इनएक्टिव होते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का हुक्स लॉ के साथ एक कनेक्शन है, आइए समझते हैं। हुक्स लॉ की जो इक्वेशन है 1/2πc√k/μ, जिसमें k का मतलब है फोर्स कांस्टेंट, वो बताता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ, और म्यू का मतलब है रिड्यूस्ड मास यानी कि मास ऑफ बॉन्डेड एटम। जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड की प्रॉपर्टीज और एब्जॉर्प्शन भी बढ़ती जाएंगी। जैसे कि C सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। इन तीनों में C ट्रिपल बॉन्ड C में सबसे ज्यादा बॉन्ड प्रॉपर्टी और एब्जॉर्प्शन शो होंगी। अब बात करते हैं म्यू की वैल्यू की। अब जैसे कि हम देख सकते हैं हुक्स लॉ की इक्वेशन में म्यू अपॉन में लिखा हुआ है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि ये उल्टा चलेगा। जैसे कि सबसे हल्के एटम्स जो बॉन्डेड होंगे उनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड प्रॉपर्टीज और एब्जॉर्प्शन शो होगी। अगर बात करें CH सिंगल बॉन्ड, CC सिंगल बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड, तो इसमें देख सकते हैं मास ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा CO के बीच में है, और फिर CC के बीच में, और सबसे कम CH के बीच में। इसीलिए सबसे कम वाला जो है CH, उसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड प्रॉपर्टीज और एब्जॉर्प्शन शो होगी। अब समझेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ग्राफ को। सबसे पहले समझते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की एनर्जी और वेवलेंथ को। इंफ्रारेड की एनर्जी 8 से लेके 40 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है, और वेवलेंथ 2.5 से 25 माइक्रोमीटर। इंफ्रारेड के ग्राफ को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है 650 सेंटीमीटर से कम, उसको बोला गया है फार आईआर। दूसरा है 4000 से लेके 650 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, इसको बोला है मिड आईआर। और 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर वाला जितना भी है उसको बोला है नियर आईआर। बात करते हैं इंफ्रारेड के ग्राफ की। तो इंफ्रारेड के ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पर हमेशा वेव नंबर को लिखा जाता है। वेव नंबर मतलब 1/वेवलेंथ, एक तरह से वेवलेंथ का इनवर्स। और जो वर्टिकल लाइन होती है हमारी सीधी, उसमें वाई एक्सिस पर हमेशा होता है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। और जो हमारा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है वो कुछ इस टाइप की पीक्स बनती हैं, जैसा कि तुम इमेज में देख सकते हो। और ये पीक कितनी शार्प बन रही है ये डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड पर। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतनी इंटेंस पीक बनेगी। अभी तक पूरी दुनिया में आईआर पे जितनी स्टडी की गई है उसमें 4 प्रेडिक्टेबल रीजन्स बताए गए हैं। सबसे पहला रीजन है 2500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स में, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स यानी कि लाइटर एटम्स डिटेक्ट किए जाते हैं। फिर दूसरा रीजन है 2000 से लेके 2500 सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे जनरली ट्रिपल बॉन्ड्स यानी कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स डिटेक्ट किए जाते हैं। फिर तीसरा है 1500 से लेके 2000, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स अक्सर पाए जाते हैं। और 400 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में ज्यादातर सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और इसको कई बार कहा जाता है फिंगरप्रिंट रीजन। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, तो तुम लिख सकते हो फिंगरप्रिंट रीजन में अक्सर सिंगल बॉन्ड्स डिटेक्ट किए जाते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल्स फिंगरप्रिंट रीजन में होते हैं वो अपनी यूनिक पीक बनाते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल की एक यूनिक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीक होती है, उसके जैसी कोई और नहीं बनाता है। इस ग्राफ में हमें एक चीज और पढ़नी है, OH स्ट्रेचिंग रीजन्स। OH स्ट्रेचिंग सिर्फ 2 रीजन्स में पाई जाती है, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स और 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। 3300 पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल्स एंड एसिड्स पाए जाते हैं, और 3600 पे फ्री हाइड्रोक्सिल एल्कोहल के साथ पाया जाता है। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन पे। 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंफ्रारेड के, एक है डिस्पर्सिव, एक है फूरियर ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्पर्सिव। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डिस्पर्सिव यानी विभाजन, किसी चीज को बांट देना। तो डिस्पर्सिव में हम इमेज में देख सकते हैं कि एक एनर्जी का सोर्स है जहां से रेडिएशन निकलती है, मिरर के ऊपर आती है, मिरर उसको 2 पार्ट्स में भेजता है, एक ऊपर जाती है रेफरेंस सेल के पास, एक नीचे जाती है सैंपल सेल के पास। सैंपल सेल वाली रेडिएशन कंटिन्यू होती है, मिरर पे जाती है, मिरर के बाद स्लिट के ऊपर, स्लिट फिर अगेन उस वेवलेंथ को डिवाइड कर देता है, और वो डिटेक्टर सिर्फ उसी को कैप्चर करता है जिसको उसको पकड़ना है, और डिटेक्टर एम्पलीफायर के पास डेटा भेजता है, एम्पलीफायर रिकॉर्डर के पास डेटा भेजता है, जहां पे पूरा ग्राफ तैयार किया जाता है। और कुछ इसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स के अरेंजमेंट को बोला गया डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोमीटर। दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड है फूरियर ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म आईआर स्पेक्ट्रोमीटर, ये वाला मेन है, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या होता है, इसमें अगेन एनर्जी का सोर्स है जहां से इंफ्रारेड निकलेगी, इंफ्रारेड जाएगी बीम स्प्लिटर पर, वहां से बीम स्प्लिट होके एक साइड में मिरर लगाए, फिक्स्ड है वो, और एक ऊपर लगाए जो मूविंग है, जो आगे पीछे मूव कर सकता है, तो दोनों में आपस में रिफ्लेक्शन होती है और फिर वो बीम स्प्लिट होकर सैंपल सेल के ऊपर जाती है, सैंपल सेल से पास होती हुई डिटेक्टर के पास जाती है और डिटेक्टर कंप्यूटर के पास भेजता है जहां पे उसका आईआर ग्राफ तैयार किया जाता है, और इसी को बोला गया फूरियर ट्रांसफॉर्म आईआर स्पेक्ट्रोमीटर। आईआर में हमें लास्ट चीज इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है। सबसे पहला एप्लीकेशन है कि ये फंक्शनल ग्रुप्स पता लगाने में हमारी मदद कर सकता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और दूसरा एप्लीकेशन है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या सिमेट्री हम पता लगा सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है किसी भी सैंपल की प्योरिटी डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर उस सैंपल में कोई मिक्सचर है, कोई मिलावट है, तो हम उसको भी पता लगा सकते हैं। अब आते हैं दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक पर जिसका नाम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट दोनों स्पेक्ट्रम अलग अलग है, तो मैं इनको साथ में क्यों बोल रहा हूँ? साथ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस टेक्निक में दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसीज को यूज किया जाता है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जाननी पड़ेगी, तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ कि एमओटी क्या होती है। एमओटी एक थ्योरी है जो कि ये बताती है कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है। जितने भी एटम्स एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तीन तरह के हो सकते हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल जनरली स्टेबल होता है, लेस एनर्जी का होता है। एंटी बॉन्डिंग हमेशा हाई एनर्जी का होता है और थोड़ी उसमें कम स्टेबिलिटी होती है। नॉन बॉन्डिंग जनरली एक स्टैटिक ऑर्बिटल होती है जिसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई रिपल्सन, कुछ भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिग्मा बॉन्डिंग जो कि कम एनर्जी की होती है इसलिए ज्यादा स्टेबल होती है। दूसरा होता है पाई बॉन्डिंग जो कि ज्यादा एनर्जी की होती है और लेस स्टेबल होती है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में बहुत सारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अरेंज किया गया है। सबसे लोएस्ट एनर्जी पे है सिग्मा बॉन्डिंग और उसके ऊपर है पाई बॉन्डिंग और उसके बीच में आती है लोन पेयर और उसके ऊपर आता है पाई स्टार। मतलब जितनी कम एनर्जी की पाई बॉन्डिंग है उतनी ही ज्यादा एनर्जी की पाई स्टार होगी, और सेम उसी तरह जितनी कम एनर्जी की सिग्मा बॉन्डिंग है उतनी ही ज्यादा एनर्जी की सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। सिग्मा, पाई और एन इनको जनरली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है, और जो स्टार वाली हैं जैसे पाई स्टार, सिग्मा स्टार, इनको बोला जाता है अनऑक्यूपाइड। तो इनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी होमो लूमो। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम होमो से लूमो की ट्रांजिशन को पढ़ते हैं, और अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो एन टू पाई स्टार की ट्रांजिशन जो कार्बोनिल्स शो करते हैं और पाई टू पाई स्टार जो जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स शो करते हैं, इन दोनों ट्रांजिशन को जनरली हम पढ़ते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम एक्सटर्नल यूवी या विजिबल रेडिएशन उस मॉलिक्यूल पर डालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाता है, यानी वो अपना एनर्जी लेवल चेंज कर लेता है, और इसी ट्रांजिशन को हम पढ़ते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ग्राफ में। अब बात करते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल की। स्पिन सिलेक्शन रूल के अंदर हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन से ट्रांजिशंस हो सकते हैं और कौन कौन से ट्रांजिशन नहीं हो सकते। सबसे पहले कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि मैग्नेटिकली स्टेबल है और अपने ग्राउंड स्टेट में है उसमें दो तरह के स्पिन होंगे, एक होगा प्लस हाफ, दूसरा होगा माइनस हाफ। अगर हम इसकी स्पिन कैलकुलेट करें तो माइनस हाफ प्लस हाफ दोनों कैंसिल कर जाएंगे और स्पिन होगी 0। अगर मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले में इस स्पिन की वैल्यू डालें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो मल्टीप्लिसिटी आ गई 1। तो ऐसा स्टेट जहां पे मल्टीप्लिसिटी 1 हो उसको बोलेंगे सिंगलेट, और यदि ये अनस्टेबल ग्राउंड स्टेट में होगा तो यहाँ पे स्पिन होगी प्लस हाफ और प्लस हाफ, यानी कि स्पिन हो गई 1। तो मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले में स्पिन को डालते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, मल्टीप्लिसिटी आ गई 3, यानी कि ये ट्रिपलेट है। तो स्पिन सिलेक्शन रूल ये कहता है कि सिर्फ ऐसे ट्रांजिशन अलाउ किए जाएंगे जो खुद से खुद में जाएंगे, जैसे सिंगलेट से सिंगलेट में जाए या फिर ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ही जाए, और ऐसे ट्रांजिशंस जो क्रॉस में जाएंगे जैसे सिंगलेट से ट्रिपलेट में गया और ट्रिपलेट से सिंगलेट में गया, ऐसे ट्रांजिशंस फॉरबिडन माने जाएंगे और इनको डिटेक्ट नहीं किया जाएगा।
अब समझते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ग्राफ को। सबसे पहले जानते हैं जिस यूवी विजिबल लाइट को हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ और एनर्जी क्या है। इसकी वेवलेंथ 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में है और इसकी एनर्जी 125 से 650 किलो जूल पर मोल के बीच में है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस पर हमेशा वेवलेंथ को रखा जाता है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस पर हमेशा एब्जॉर्बेंस को रखा जाता है। और इसमें जो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है वो कुछ पैराबोला फॉर्म में दिखता है और इसी डेटा या स्पेक्ट्रा में कुछ टर्म्स असाइन किए गए हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिनका नाम है शिफ्ट्स। तो 4 तरह की शिफ्ट्स होती है, इन चारों को ध्यान से समझना। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन पास करी जा रही है उसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है यानी कि ज्यादा इंटेंसिटी दिखा रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और अगर कम इंटेंसिटी से एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। और इसी तरह अगर ज्यादा वेवलेंथ की तरफ जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर उसका दूसरा नाम है रेड शिफ्ट। और अगर कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट। इस ग्राफ में जो वर्टिकल लाइन है उस पे लिखा हुआ है एब्जॉर्बेंस। सो इससे रिलेटेड एक लॉ है जिसका नाम है बियर लैम्बर्ट लॉ। इस लॉ की मदद से हम ये डिफाइन करते हैं कि कोई सैंपल किसी लाइट को किस हद तक एब्जॉर्ब कर पा रहा है, लाइट और सैंपल की रिलेशनशिप कैसी है। इस लॉ को जल्दी से क्लियर करते हैं। सबसे पहले आता है बियर लॉ। इस लॉ को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था ऑगस्ट बियर। इन्होंने बताया कि अगर हम किसी सैंपल सॉल्यूशन को लें और उस पर मोनोक्रोमैटिक इंसिडेंट लाइट डालें, मोनोक्रोमैटिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो लाइट एक ही वेवलेंथ की होनी चाहिए। जब वो लाइट उस सॉल्यूशन से पास होगी तो वो लाइट उस सैंपल के द्वारा कितनी एब्जॉर्ब की गई इसको डिफाइन करते हैं बाय द रिलेशन A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो उसका लाइट का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? सीधी सी बात है, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो लाइट बहुत सारे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगी, ज्यादा मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होगी तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। और लैम्बर्ट लॉ को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉहन लैम्बर्ट। इन्होंने बताया कि अगर हम मोनोक्रोमैटिक इंसिडेंट लाइट किसी सॉल्यूशन पे डाल रहे हैं और उस सॉल्यूशन का जो कंटेनर है उसकी हम लेंथ बढ़ा दें तो उसकी एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगी। इसको डिफाइन किया है बाय द रिलेशन A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, यानी कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ द सेल। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा पाथ लेंथ होगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन होगा तो वो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब की जाएगी। इन दोनों लॉस को कंबाइन करके हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसको कहते हैं एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एब्जॉर्बिविटी मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय पाथ लेंथ ऑफ द सेल, और इसी इक्वेशन का नाम है बियर लैम्बर्ट लॉ। इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि लाइट मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए, एक ही वेवलेंथ की होनी चाहिए। दूसरा है कि ये वीक एसिडिक सॉल्यूशंस पर एप्लीकेबल नहीं है, और तीसरा कि ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर एप्लीकेबल है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ग्राफ के अंदर हमें लास्ट चीज ये पढ़नी है कि शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड एंड चेंज इन इंटेंसिटी। इसमें क्या होता है कि दो टर्म्स हैं, क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स। क्रोमोफोर्स वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के पूरे फेनोमेनन के लिए। अगर क्रोमोफोर्स नहीं होंगे तो हम इसका ग्राफ बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ट्रांजिशन की बात हमने प्रिंसिपल में करी थी वो क्रोमोफोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके लिए। दूसरा टर्म है ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स खुद का कोई एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं लेके आते, उनके होने से क्रोमोफोर्स के एब्जॉर्प्शन बैंड में बदलाव आते हैं। आगे बढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमें बस इतना जानना है कि एक सोर्स होगा जहां से यूवी और विजिबल लाइट निकलेगी और फिर वो जाएगी लेंस की तरफ। लेंस उसको डाइवर्ज कर देगा ग्राफ्टिंग के लिए, ग्राफ्टिंग से जाएगी वेवलेंथ सिलेक्टर पे। वेवलेंथ सिलेक्टर एक मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट भेजेगा सैंपल के ऊपर, और वो सैंपल से गुजरती हुई लाइट जाएगी डिटेक्टर के पास और वहीं पे हमारा ग्राफ बन जाएगा जिसको हम पढ़ेंगे। अब इस टेक्निक का एप्लीकेशन और जान लेते हैं। पहला एप्लीकेशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोफोर, यानी कि वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो रिस्पॉन्सिबल है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, उनको हम पहचान सकते हैं किसी भी मैटर में। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि स्ट्रक्चर्स को हम पहचान सकते हैं कि वो कॉन्जुगेटेड है या फिर नॉन कॉन्जुगेटेड है। थर्ड एप्लीकेशन है हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी कर सकते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है जो बेस्ड है रेडियो वेव पर। इसको कहा जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। याद करो, आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशंस हो रही थी डाइपोल मोमेंट की वजह से। यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही थी, और कुछ इसी तरह रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करने के लिए मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस इफेक्ट शो हो रहा है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
कि ये क्या है। सपोज एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल दो चीजें कर सकता है, या तो ये अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा एमिशन, या तो ये बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एब्जॉर्प्शन। अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमेशा एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिसको कहा जाता है फोटोन। फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल टू HV। यहाँ पे हम ये समझना चाहते हैं कि पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे एब्जॉर्ब करेगा। सो रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि जिस एनर्जी के साथ फोटोन पार्टिकल के पास आ रहा है, उतनी ही सेम एनर्जी का गैप होना चाहिए पार्टिकल के एनर्जी स्टेट्स में, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी स्टेट्स ऑफ पार्टिकल। एनर्जी ऑफ फोटोन हुई HV और डिफरेंस इन एनर्जी स्टेट्स हुआ डेल्टा E, तो HV मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा E। और जो ये एनर्जी डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। अब समझते हैं कि इस रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या करना है। हमें पार्टिकल के न्यूक्लियस में एनर्जी स्टेट्स को डेवलप करना है। और एनर्जी स्टेट्स डेवलप कैसे होंगे, हमने अभी बात करी कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की जितनी स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी डिफरेंस के। एटॉमिक न्यूक्लियाई से कनेक्टेड एक टर्म होता है स्पिन। स्पिन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ओरिएंटेशन कैसी है। स्पिन के दो स्टेट्स होते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। जब हम इस पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं तो जो स्पिन होते हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। लेकिन जब हम पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो उसकी स्पिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, या तो वो पैरेलल जाएगी या तो वो एंटी पैरेलल जाएगी। स्पिन सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है जिनका ऑड मास नंबर या ऑड एटॉमिक नंबर होता है। अब जितनी भी चीजें हमने जान ली हैं उनको एक एक करके कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मेंशन किया कि जिस एनर्जी के साथ फोटोन आ रहा है उतनी ही एनर्जी का गैप चाहिए एक न्यूक्लियस के एनर्जी स्टेट्स में। और न्यूक्लियस में एनर्जी स्टेट्स कैसे डेवलप होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखकर। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद स्पिन की ओरिएंटेशन कैसी हो जाएगी, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। और जिस टाइम ऐसा होगा कि फोटोन की एनर्जी न्यूक्लियस के एनर्जी गैप से मैच कर जाएगी, उस टाइम उस रेडिएशन को पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्प्शन के बाद जिस टाइप की भी स्पिन थी, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, उसके अपोजिट हो जाएगी। यानी कि अगर स्पिन पैरेलल थी तो एब्जॉर्प्शन के बाद एंटी पैरेलल हो जाएगी, और अगर पहले एंटी पैरेलल थी तो वो एब्जॉर्प्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, यानी कि स्पिन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसमें आखिरी बात ये जाननी है कि न्यूक्लियस जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है तो वो अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करता है, कुछ मूवमेंट करता है और मोशन जनरेट करता है। उस मोशन को बोला गया है लार्मर फ्रीक्वेंसी। और वो लार्मर फ्रीक्वेंसी जब रेडियो फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, यानी कि जब फोटोन की एनर्जी, फोटोन किसका है, रेडियो वेव का है, न्यूक्लियस के एनर्जी गैप, वो किसके एनर्जी गैप की बात हो रही है, ये लार्मर फ्रीक्वेंसी में जो एनर्जी गैप जनरेट हो रहा है उसकी बात हो रही है। जब ये दोनों मैच करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद स्पिन में चेंज आता है और इसी को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस की वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और इसी को डिटेक्टर कैप्चर कर लेता है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोप। इसको तुरंत रिकॉल करते हैं एक बार फिर से। इनकमिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जब प्रोसेसिंग न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो दोनों फील्ड्स कपल कर जाएंगी और एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। स्पिन चेंज होगा, स्पिन चेंज की वजह से रेजोनेंस इफेक्ट शो होगा। तो अभी तुम्हें इसका मतलब समझ में आया होगा इसका नाम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों रखा, क्योंकि न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे जिससे रेजोनेंस इफेक्ट शो हो रहा था, इसीलिए इसका नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब समझते हैं NMR के ग्राफ को। NMR के ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस पर हमेशा केमिकल शिफ्ट को रखते हैं। केमिकल शिफ्ट को अभी हम आगे समझेंगे। वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस पर हमेशा इंटेंसिटी को रखते हैं। रेडियो वेव की वेवलेंथ और एनर्जी सबसे कम होती है, वेवलेंथ लेस देन 1 mm और एनर्जी लेस देन 0.01 किलो जूल पर मोल। NMR के ग्राफ को पढ़कर हम तीन चीजें पता लगा सकते हैं। पहली है नंबर ऑफ सिग्नल्स, दूसरी पोजीशन ऑफ सिग्नल्स एंड थर्ड इज इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल्स ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल्स में कितने टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। जैसे एग्जांपल के लिए CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 में एक ही टाइप का प्रोटॉन प्रेजेंट है और इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें एक सिग्नल आ रहा है। सेकंड एग्जांपल COO CH3 CH2 CH2 COO CH3, इसमें देख सकते हैं क्लियरली दो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, इसलिए कह रहे हैं कि दो सिग्नल्स आ रहे हैं। और इसी तरह CH3 CH2 NH2, इसमें क्लियरली तीन डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें तीन सिग्नल्स आ रहे हैं। दूसरी चीज थी पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। पोजीशन ऑफ सिग्नल्स बताया जाता है केमिकल शिफ्ट के द्वारा। जो मैंने तुम्हें ग्राफ में बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस पर हमेशा केमिकल शिफ्ट को मेंशन करते हैं, तो वो केमिकल शिफ्ट क्या होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से न्यूक्लियस रेजोनेंस शो करता है उसको अगर माइनस कर दें रिलेटिव स्टैंडर्ड की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से तो हमें मिलती है केमिकल शिफ्ट। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि रिलेटिव स्टैंडर्ड कौन सी चीज है, तो तुम रिलेटिव स्टैंडर्ड को इस तरीके से समझो कि रिलेटिव स्टैंडर्ड एक
पैरामीटर सेट कर देता है, उसके कंपैरिजन में बाकी मॉलिक्यूल्स को कंपेयर किया जाता है कि वो मॉलिक्यूल्स कितनी ज्यादा पीक दिखा रहे हैं और कितनी कम पीक दिखा रहे हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में रिलेटिव स्टैंडर्ड लिया गया है टेट्रामिथाइलसिलेन यानी कि सेंट्रल एटम सिलिकॉन का और बाकी 4 मिथाइल ग्रुप्स। अब यहाँ पे एक काफी अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर टेट्रामिथाइलसिलेन को ही क्यों यूज किया गया रिलेटिव स्टैंडर्ड के लिए। टेट्रामिथाइलसिलेन टीएमएस को यूज करने के काफी एडवांटेज है। ये ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, ये सिंगल इंटेंस और शार्प पीक जनरेट करता है, ये वॉलेटाइल है यानी अगर इसको सॉल्यूशन में मिलाएंगे और सॉल्यूशन को हीट देंगे तो ये वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये केमिकली इनर्ट और सिमेट्रिकल है यानी कि सॉल्यूशन में मिलाए जाने पर ये कोई रिएक्शन नहीं करता। टेट्रामिथाइलसिलेन के एडवांटेज जानकर तुम समझ ही गए होगे कि आखिर इसको क्यों यूज करते हैं। जब भी हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ देखेंगे तो जो राइट मोस्ट कॉर्नर में सबसे छोटी पीक होगी वो हमेशा टीएमएस यानी टेट्रामिथाइलसिलेन की पीक होगी और बाकी जितनी पीक टीएमएस के पास में है उनको बोला जाएगा अपफील्ड और जो टीएमएस से दूर लाई करती हैं उनको बोला जाएगा डाउनफील्ड। तीसरी चीज जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं वो है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स यानी कि जब हम एनएमआर का ग्राफ देखते हैं उसमें कई सारी पीक्स होती हैं, उस पीक के नीचे जितना एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो हम ये बता सकते हैं कि उधर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फाइनली अब बात करते हैं एप्लीकेशन की कि एनएमआर को कहां यूज किया जाता है। एनएमआर का सबसे अच्छा एग्जांपल है हॉस्पिटल की एमआरआई मशीन्स। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई मशीन्स में जो इमेज बनती है हमारे बॉडी की वो एनएमआर की टेक्निक को यूज करती है। इसका दूसरा बड़ा एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों में बड़ी बड़ी कंपनीज इस टेक्निक का यूज करती हैं ड्रग डिटेक्शन में। और थर्ड एप्लीकेशन है खाने में यानी कि फूड क्वालिटी कंट्रोल में एनएमआर की टेक्निक यूज की जाती है। तो मेरे दोस्त ये था पूरा चैप्टर और मुझे उम्मीद है तुम्हें सारी चीजें समझ में आई होंगी। बस इतना कर देना कि कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना कि कैसा रहा इस वीडियो को देखने का एक्सपीरियंस। चलो फिर मिलते हैं। जय हिंद।